आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और ज़िंदगी की फिल्म में मेन हीरो बनिए, साइड हीरो नहीं। आज हम पढ़ेंगे क्या, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आधुनिक युग से पहले, अभी हमारा क्या चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है। तो आधुनिक युग से पहले देखो, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, किसकी, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से, कितने सालों से, 50 सालों से, पिछले 50 सालों से मोटे तौर पर हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे क्या, कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार, किसका, व्यापार का, व्यापार, और उसके बाद काम की तलाश, काम की तलाश, लोग काम की तलाश में एक यात्रा इधर से उधर करते थे। काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। और पूंजी, पूंजी वह बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। हमारी जो ये दुनिया है, आज की आधुनिक दुनिया है, ये ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। क्या, मानव समाज, ध्यान से समझना, क्या, मानव, गलत लिख दिया मैंने, मानव समाज, मानव समाज क्या है ये, देखो, मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। प्राचीन काल से ही देखो, यात्री, व्यापारी, पुजारी, कौन, जो भाई यात्रा करते हैं, कौन यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं, यात्री कहलाते हैं। आज भी आते हैं यात्रा करने, हरिदेव भूमि, उत्तराखंड, हरिद्वार, और पूरे उत्तराखंड में देखो 4 धाम यात्रा होती है ना। हमारे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 धाम है ना, और एक ज्योतिर्लिंग भी है, 4 ज्योतिर्लिंग है, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 2 कौन से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ भी है, मंद महेश्वर भी है, पंच प्रयाग भी हमारे उत्तराखंड में है, देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, गणेश प्रयाग है ना। तो यात्री, और यात्री के साथ कौन, जो व्यापार करते क्या कहलाते हैं, व्यापारी। जो व्यापार करते वो क्या कहलाएंगे, व्यापारी कहलाएंगे। पुजारी कौन होता है, जो पूजा करते हैं मंदिर में, पुजारी। और तीर्थयात्री, कौन, तीर्थयात्री कौन होते हैं, जो तीर्थ की यात्रा करते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या 4 धाम की यात्रा भी चल रही है ना, तो तीर्थयात्री। और ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, या उत्पीड़न, यातनापूर्ण से जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं लोग। देखो क्या, शांति की तलाश में भी यात्रा करते हैं, हिमालय चले जाते हैं लोग, है ना। इन अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मानवताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, और यहां तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर आते हैं। क्या, ध्यान से समझिएगा, क्या, कीटाणु और बीमारी। भाई किसी को अगर कोई बीमारी हुई तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करेगा तो वो बीमारी भी साथ लेकर जाएगा, जाहिर सी बात है। 30,000 ईसा पूर्व में समुद्र तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जिसे हम आज क्या कहते हैं, पश्चिम एशिया कहते हैं, पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव, अभी आप देख रहे हैं नक्शे में, देखो मालदीव को दिख रहा है ना, मालदीव,
नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? किस किस को नहीं दिख रहा है? वो डबल बैटरी सिंगल पावर से देखेंगे जिसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां किसे कहते हैं? कौड़ी, कौड़ियां किसे कहते हैं? कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन कौड़ियों को क्या, इन कौड़ियों का मतलब आप किससे ले सकते हैं? पैसे से। पैसा उस समय का क्या था? ये पैसा था। जैसे आज ना 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। उस समय क्या चलती थी? कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। कहाँ तक? चीन तक, अफ्रीका तक, पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलने वाले कीटाणु पर दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इस प्रसार को निश्चित ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हैं? जाकर देख लेना, पता चल जाएगा, है ना। रेशम सुना है आपने? रेशम किसको बोलते? रेशम, ये रेशमी जुल्फे, सरबती आंखें, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, है ना। रेशम, इससे जुड़ा हुआ है सिल्क रूट, रेशम मार्ग, हिंदी में बोलेंगे रेशम मार्ग। देखो, आधुनिक काल से पहले जो युग था उसमें दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच क्या होता था? व्यापारी और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है? ये जो सिल्क मार्ग है, सिल्क रूट है, इसके रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से जो है क्या, पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, कौन सा रेशम? चीनी रेशम, सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया, और भी ऐसे बहुत सारे सिल्क मार्ग थे जिनके बारे में इतिहासकारों ने हमें बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। एशिया से भी जोड़ते थे, उत्तरी यूरोप से भी जोड़ते थे। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। क्या पहुंचते थे? मसाले। और इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के जो कपड़े थे, मसाले थे, दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं, देखो बदले में जब कोई चीज जाती है तो उसके बदले में देखो आती भी है। तो वापसी में क्या आता था? सोना चांदी की कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। कहां पहुंचती थी? जो वही सोना चांदी था हमारा, सोना और चांदी, ये सोना चांदी और कीमती धातुएं और बहुत सारी थी। कहां पहुंचती थी? ये पहुंचती थी वापसी में यूरोप से। यूरोप से कहां आती थी? ये आती थी एशिया में, यूरोप से एशिया में आती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। ठीक है ना, जैसे देना और लेना होता है ना, भाई दाल में घी डाल देना, तो दोनों क्रियाएं क्या एक साथ चलती हैं। ऐसे ही ये भी क्रियाएं थी, भाई मसाले जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, और सोना चांदी वापस आ रहा है। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। निश्चित है भाई, जो रास्ता है रास्ते से ही तो आएंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैल गए। इसी रास्ते से कहाँ फैल गए? दुनिया, पूरी दुनिया में फैल गए। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा था कौन सा धर्म? कौन सा धर्म है वो? बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। जानते हैं आप? कौन कौन जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के अनुयायी के नाम बताइए, क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन है? देखो, बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अब भोजन की यात्रा कैसे होती थी? देखो, भोजन में सबसे ज्यादा क्या था? आलू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, हैं? देखो, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जैसे कि
जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते हैं, जब भी कोई मुसाफिर हो किसी नए देश में जाता है तो जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज वो आते थे। कोई नई जगह गए तो नई फसलों के बीज जाने अनजाने में वो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हों। ऐसे ही क्या है, एक है स्पेगेंती, नाम भी बड़ा अजीब है। या कह सकते हैं सबसे आसान भाषा बता दो, और भी आसान बता दो, नूडल्स का नाम सुना है आपने? नूडल्स किस किस ने सुना है? नूडल्स क्या कह रहे हैं? सबने सुना है नूडल्स। चाउमीन, नूडल्स का नाम तो सबने सुना होगा, है ना? ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखो, माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे। चीन से कहाँ पहुँचे? चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेंदी का जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ वहीं से, जन्म हो गया। अब बड़ा होगा, ये बड़ा होके देखो इतना बड़ा हो गया कि भारत में भी आ गया, है ना? कितने शौक से खाते हैं आप चाउमीन, मोमोज? नहीं खाते? कहाँ से आए? चीन से। अब देखो, संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में, कि जिस पास्ता को आप खाते ना आज बड़े चाव से, क्या खाते ना? पास्ता। पास्ता से होता है बहुत लोगों का नाश्ता। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सीसली पहुंचा था। कहां पहुंचा था ये? सीसली। सीसली, सीसली पहुंचा था। समझ गए? अब खा तो सब लेते, जानकारी से किसी को नहीं है। अब इटली का एक टापू है। क्या है ये? इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत में और जापान में भी पाए जाते हैं। देखते हैं आप, भारत में भी पाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी देखो क्या है, इन अनुमानों के आधार पर हम क्या चलते हैं? अनुमान लगाकर चलते हैं, ठीक है ना? अनुमान के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा था, देना और लेना चल रहा था। ये तो हम मान सकते हैं। आलू, 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 सोयाबीन, नाम सुना है। क्या कह रहे हैं? नाम सुना है, बस खाया नहीं है। मूंगफली किसने खाई? मूंगफली खाइए, मूंगफली। मक्का, टमाटर। अच्छा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण टमाटर का क्या होता है बच्चों? लाल रंग होता है। देखते हैं, लाल टमाटर। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। इतनी बात समझ गए आप? कोई दिक्कत यहां तक? मिर्च, मिर्च। शकरकंद, सुना है नाम शकरकंद का? सबने खाई है शकरकंद। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं दूसरे खाद्य पदार्थ। लगभग 500 साल पहले से हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे ये खाद्य पदार्थ। यूरोप और एशिया में तब पहुंचे। कहां? यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, कहां पर? देखो, यूरोप और एशिया में। ये जो खाद्य पदार्थ थे ये कहां पर? यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया में कब पहुंचे? जब क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी ना। कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। तो गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। देखो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी लेकिन गलती से हो गई थी, ठीक है ना? उसने करी नहीं थी, ठीक है ना? वो तो ऐसे खाते नाचे गाजते जो है चला गया था। रास्ता मिलता गया, वो जाता गया और देखा तो अमेरिका की खोज कर दी, है ना, अनजाने में। जब वह पहुंचा तो जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का नाम का मतलब क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
कैरिबियन द्वीप समूह से है। किससे? अमेरिका से सिर्फ नहीं है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास पहुंचे। कई बार नई फसलों के आने से, नई फसलें आई तो उन नई फसलों के आने से देखो क्या हुआ, जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। जमीन और आसमान का फर्क आया। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र जो है बढ़ने लगी थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो थे, जो आयरलैंड के गरीब काश्तकार थे, वो देखो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण क्या हुआ, देखो एक आलू की फसल में क्या है, बीमारी फैल गई और उससे क्या हुआ, उस बीमारी के कारण आलू की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई, नष्ट हो गई। तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, सिर्फ आलू की फसल में बीमारी होने के कारण ही। क्योंकि क्या था, आलू की फसल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे लोग, आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे। अब देखो बीमारी और व्यापार, बीमारी की बात आई तो बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक समुद्र रास्ता ढूंढ लिया, क्या क्या जहाजियों ने क्या किया, जो जहाज पर चलते थे जहाजिए कहलाए, तो उन्होंने क्या किया, एशिया तक समुद्र का रास्ता ढूंढ लिया। वे समुद्र सागर पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंच गए थे। कोलंबस नहीं पहुंच गया था, गलती से पहुंच गया था, है ना। तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा, छोटा सा एकदम चुन्नक सा। इससे पहले कई सदियों से देखो हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। परंपराएं भी आ जा रही थी, सामान भी आ जा रहा था, जैसे कि हमने देखा। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से क्या हुआ, देखो यह आवाजाही और बढ़ने लगी। ये जो आवाजाही थी ना अब तक, ये और बढ़ने लगी और इन प्रभावों से दिशा क्या हो गई, यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज में पहले लाखों साल पहले अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। ये जो अमेरिकाई खोज कोलंबस ने की है ना गलती से, इसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी, कब, 16वीं सदी में उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ, हर दिशा में जमीन का रूप रंग बदलने लगे। क्या बदलने लगे, जमीन का, भूमि का रंग रूप बदलने लग गया। और आज के जो पेरू है, मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, जो खान है ना, खान कोयले की खान, वो खान वो वाला नहीं, खान होती है ना कोयले की खान, जैसे बिहार में झरिया है ना, ऐसे ही कोयले की खानों से जो कीमती धातुएं, खास तौर पर चांदी निकलती थी ना, देखो चांदी आ रही थी यूरोप में, तो चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। क्योंकि व्यापार होने लगा और व्यापार होने से गति आसमान पर पहुंच गई, 7वें आसमान पर। और 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की जो धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे, कहानियां बनने लगी। और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर, किसको, एल डोराडो, एक जगह का नाम है, क्या नाम है, एल डोराडो, एल डोराडो, एल डोराडो, इसको क्या कहने लगे, सोने का शहर, सोने का शहर, एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते, जब हम 16वीं सदी के मध्य तक आ गए तो बहुत सारे खोजी अभियान तो शुरू हो चुके थे। तो अब देखो पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। किसकी, स्पेनिश और पुर्तगाली, पुर्तगाली और स्पेनिश
स्पेन के, स्पेनिश। कौन? स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका का उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? अमेरिका का उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती जाती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में क्या था? परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। क्या थे? चेचक। सुना है चेचक की बीमारी? कोई हथियार नहीं था, ठीक है ना। लेकिन रामबाण हथियार देखो क्या था? चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा चुके थे। जो स्पेनिश थे ना, स्पेनिश सैनिक थे, उनके साथ किसके? चेचक के कीटाणु, और अफसरों के साथ चेचक के कीटाणु वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। इन कीटाणुओं से बचने का, बचाव का कोई प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अब देखो फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। ये चेचक की बीमारी बहुत ही मारक साबित हुई, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला चेचक ने। जैसे कोरोना महामारी थी ना, कितना खतरनाक मंजर था ना, ऐसे ये चेचक भी था। अब समझ में आ गई? परस्पर बिल्कुल एक समान है। चेचक ऊपर नीचे हो सकते हैं, 19-20 हो सकती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ? इस तरह जो घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। जो घुसपैठिए थे उनकी जीत का रास्ता और आसान होता चला गया। क्यों? देखो बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। भाई हथियार तो आप छीन के भी चला सकते हैं, लेकिन बीमारी को छीन के थोड़ी चला सकते हैं। चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था बिल्कुल, क्योंकि हमलावरों के पास बचाव का तरीका भी नहीं था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। कैसे? देखो 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही समाज था, साम्राज्य था। किसका? गरीबी का और भूख का। गरीबी और भूख, भूखमरी होती है ना, भूखमरी मतलब खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, शहर एकदम लबालब खचाखच भरे पड़े थे भीड़ से, और बीमारियों का बोलबाला था। क्या था? बीमारियों का बोलबाला था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। कहां जाने लगे? यूरोप से भागकर। भाई यूरोप से भागकर कहां जाने लगे? अमेरिका, और जिसका दुनिया से कोई नाता नहीं था दूर दूर तक, अमेरिका भागकर जाने लगे। 18वीं सदी के आते आते और 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों, कहां पर? अमेरिका में। अफ्रीका से पकड़कर लाए गए। कहां सर? अफ्रीका से। अफ्रीका से किसको पकड़कर लाए गए? गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कहां लाए गए? अमेरिका। काम में झोंककर यूरोप बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। किसका? कपास का और चीनी का उत्पादन। ये जो गुलाम लाए इनको यहां झोंक दिया, और किसका? चीनी का उत्पादन और कपास का उत्पादन बड़ी तादाद में किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से ही क्या है, चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया। देखो चीन बड़ा चालाक है, इसने क्या किया? चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू कर दिए। वह दुनिया से अलग थलग
पड़ने लगा। दुनिया कहीं जा रही है, चीन कहीं जा रहा है, इसलिए चाइनीज माल ज़्यादा टिकता नहीं है। चीन की घटिया भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। कहां खिसकने लगा? पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। क्या बन गया? यूरोप विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया।